भारत संवैधानिक संरचनाओं से एक निर्मित राष्ट्र है और जब इसके संवैधानिक संरचनाओं को खंगालेंगे तो एक चीज तो पता चलेगा कि जब जब परिवर्तन को एक नया आयाम मिला तो उसके पीछे का सबसे बड़ा विकल्प माना गया संशोधन को। इस संशोधन रूपी चीजों को जब आप समझने का पूरी तरह से विस्तार रूप से कोशिश करेंगे तो चाहे संशोधन की कोई भी प्रणाली को आप अपना लें, श्रीमान एक चीज तो तय है कि संशोधन इसलिए होता है ताकि लोक कल्याणकारी वाली चीजों को हम आसानी तरीके से लोगों तक पहुंचा सके। चलिए, मैं उमेश व्योम टीवी के इस पेज में श्रीमान आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे परिसीमन की। सोशल मीडिया का पन्ना या लीडिंग चैनल के अनेक एपिसोड से आपको एक चीज तो बिल्कुल स्पष्ट पता चल गया होगा कि परिसीमन क्यों जरूरी है। 2026 में राष्ट्र में परिसीमन होने जा रहा, तो आज हम राष्ट्र के उस क्षेत्र की बात करने जा रहे हैं, उस राज्य की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है श्रीमान झारखंड। खनिज संपदा से भरपूर 3.5 करोड़ की आबादी के आसपास वाला इस राज्य में परिसीमन कितना और किसके लिए फायदेमंद होगा। श्रीमान आपको याद होगा 1952, 1962, 1972 और 2002, उसके बाद परिसीमन को रोक दिया गया और 25 वर्षों के बाद फिर श्रीमान आया 2026 का वो दौर। परिसीमन क्यों आवश्यक है, स्पष्ट तरीके से आप समझ ले। जनगणना और जनसंख्या के आधार पर श्रीमान परिसीमन में लोकसभा और विधानसभा की सीटों का इजाफा किया जाता है। अब यहां जैसे इजाफा की बात करेंगे तो आपके मन में दूसरा सवाल एक बात और जरूर बैठेगा, श्रीमान इजाफा ही होगा या सीटें घटेंगी भी। तो स्पष्ट ये भी आपको समझना पड़ेगा कि जब जनगणना को किसी चीज का आधार बनाया जाता है तो वर्तमान जनगणना को उसको स्पष्ट तरीके से समझा जाता है। अभी अगर झारखंड के परिशिष्ट को समझेंगे तो 3.5 करोड़ में से 26 से 27% आदिवासियों की जनसंख्या है। 28 सीटें रिजर्व है। ये 28 सीटों में कहीं सीटें घट न जाए, इसको लेकर जेएमएम के अंतर्गत एक अंदेशा दिमाग में चल रहा है। महागठबंधन भीतर खाने बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है कि अगर परिसीमन के दौरान ऐसा कुछ होता है जहां एससी एसटी के रिजर्व सीटों पर हमला होता है या आयोग के द्वारा सीटों की संख्या कम कर दी जाती है तो एक बड़ा आंदोलन धरातल पर दिखेगा। वहीं दूसरी ओर श्रीमान जो सबसे बड़ा तकबा है यहां, उसका नाम है ओबीसी। ओबीसी के अंतर्गत बहुत सारे लोग, बहुत सारी जातियां जो बाहर से आकर बसे हैं, जो यहां के हैं, जो एनेक्सचर 1, एनेक्सचर 2, एनेक्सचर 3, बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो परिसीमन का लीडिंग स्टेटमेंट है उसमें वो आते हैं। ऐसे में ओबीसी का जो सीट है वो कहीं बढ़ेगा क्या? अगर ओबीसी का सीट बढ़ता है तो सबसे बड़ा फायदा किस जाति को मिलेगा? चलिए, बहुत जानकारी आपको मुझे लगता है ऑलरेडी बहुत सारे चैनल के माध्यम से हो गया। अब मुझे कहना क्या है, मैं स्पष्ट बिना लाग लपेट किए श्रीमान अपनी बात आपके पास रख रहा हूं। किस जाति को ज्यादा फायदा होने जा रहा है? अगर जातीय जनगणना की बात एक तरफ से केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी मिली तो केंद्र सरकार के द्वारा हरी झंडी मिलते ही एक चीज तो पता हो गया है कि अब पहले होगा जाति जनगणना और उसके बाद कहीं होगा 2026 में डिलिमिटेशन। ये परिसीमन के पहले अगर जाति जनगणना हो जाता है तो श्रीमान एक चीज तो है कि भारत में उन सारी जातियों का पोल खुल जाएगा जिनका वर्चस्व और दबदबा लंबे समय से यहां रहा है। मुझे कहने की बात नहीं है, मैं किसी जाति का नाम नहीं लूंगा, चाहे वो अगड़ी हो या पिछड़ी हो, लेकिन अब परिसीमन इस बात को सीधा स्पष्ट नहीं कर पाएगा। इससे पहले जाति जनगणना इस बात को स्पष्ट कर देगा कि परिसीमन जाति जनगणना वाले क्षेत्र में अगर किसी जाति की संख्या ज्यादा है, अगर वहां की उपजातियों की संख्या ज्यादा है तो ऑब्वियसली किसी भी पार्टी को मजबूर होना पड़ेगा और वहां सीटों को उसी तरीके से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। जो वर्तमान में सीटें हैं उसमें भी सीटें टूटकर हो सकती है कुछ रिजर्व हो, या जो रिजर्व सीटें हैं वहां से टूटकर हो सकता है वो नॉन रिजर्व श्रेणी में आ जाए। जो सबसे बड़ी जाति यहां पर है कुड़मी जाति, मतलब महतो समीकरण की जाति, उसका क्या अस्तित्व होने जा रहा श्रीमान? उनका राजनीतिक द्वार खुलने जा रहा, स्पष्ट हम कह रहे हैं। उनका राजनीतिक द्वार इसलिए खुलने जा रहा क्योंकि जब जनगणना के आधार पर जब सीटों को राजनीतिक प्लेटफॉर्म से देखा जाएगा, चाहे वो लोकसभा का हो या विधानसभा का, तो एक बात तो स्पष्ट है कि एक लंबे समय से बहुत सारे लोगों ने कहा है जिनकी जितनी भागीदारी उतनी उनकी हिस्सेदारी। दूसरे तरीके से आप समझ ले, जिनकी जितनी हिस्सेदारी उतनी ही उनकी होगी श्रीमान भागीदारी। जी हां, अगर आपके परिवार में 5 व्यक्ति है तो आपको 5 लड्डू चाहिए होगा, कम से कम 2-2.5 तो लड्डू चाहिए ही होगा। स्पष्ट समझने का बात है। लेकिन अगर आपके परिवार में 50 सदस्य हैं तो श्रीमान 5 लड्डू में काम नहीं चलेगा। साधारण शब्दों से जब किसी चीज को आप समझने का प्रयास करेंगे तो परिसीमन आपको इसलिए लगेगा कि अब वो जातियां जो लंबे समय से पिछड़ापन का दंश झेल रही थी, वो जातियां जो पिछड़ेपन का एहसास कर रही थी, जिनको राजनीतिक तकबा में वो जगह नहीं मिल पाता था, जो अब हो सकता है परिसीमन के बाद मिलेगा।
परिसीमन के एनेक्शन को जब आप खंगालेंगे तो एक बात आपको एससी एसटी को लेकर कहा जाता है। एनेक्शन 9 कॉलम 1 में यह बात स्पष्ट तरीके से कहा गया कि एससी एसटी की सीटों को लेकर श्रीमान बैकफुट में आप कोई भी पार्टी अगर आती है तो इस धारा का हवाला लेते हुए वह विरोध करेंगे। मतलब एससी एसटी सीट 28 वाली जो बात है, अगर 81 में से 28 सीट की बात है झारखंड में, तो वो तो पहले से रिजर्व है। क्या वह वही रहेगी? जी नहीं श्रीमान, वह नहीं रहेगी। आप किस तरह से एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण का आधार क्या होता है, उसकी क्या परिकल्पना होती है, यह मायने नहीं रखता। मायने यह रखता है अगर कि सबसे निचला अगर विधानसभा आइडेंटिफाई करना है तो 50,000 जनसंख्या मिनिमम चाहिए और भैया मैक्सिमम 3 लाख के आसपास या ऊपर चाहिए। ऐसे में आप ये कल्पना कर सकते हैं कि 110-120 के आसपास सीटें होने जा रही है। बहुत सारे एनालिसिस करने वाले लोग अपने एनालिटिकल फॉर्मेट में यह बात रख रहे हैं कि सीटों की संख्या 150 से प्लस हो जाएगी। देखिए अब क्या होगा ये तो अभी कहना मुश्किल है। परिसीमन आयोग इस पर क्या डिसीजन लेता है, किन किन क्षेत्रों को तोड़ेगा। अगर हम बात करें बागमारा जैसे क्षेत्र की तो यह भी हो सकता है 2 भाग में टूट जाए, टुंडी भी 2 भाग में टूट जाए, डुमरी भी 2 भाग में टूट जाए, बेरमो भी 2 भाग में टूट जाए। लेकिन अब सीटें रिजर्व होगी या ओबीसी के प्लेटफॉर्म पर रहेगी या जनरल होगा, यह बहुत बड़ा मैटर रहता है। राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर आज 4 बड़ी पार्टियां यहां पर चुनाव लड़कर अपना दावेदारी प्रस्तुत कर चुकी है, जिसमें महागठबंधन एक तरफ है, दूसरी तरफ एनडीए है, तीसरा यहां पर क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर एनडीए के साथ में ही है आजसू, लेकिन आगे रहेगी कि नहीं अभी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और चौथा जो पार्टी अभी उभरा है जिसका नाम है जेएलके, जिस पर टोका टिप्पणी सारी पार्टियां कर रही है, क्योंकि जयराम महतो का जो राजनीतिक उदय हुआ वह परिसीमन के आधार पर नहीं हुआ। जयराम महतो का जो राजनीतिक उदय हुआ वो जाति जनगणना के आधार पर नहीं हुआ। जयराम महतो का जो राजनीतिक उदय हुआ श्रीमान, वह हुआ वो सारी चीजें जो राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर अनदेखी की जाती थी, जिसको इन्होंने लाकर पटल पे रख दिया। अब सड़क से सदन तक तो ये पहुंच चुके। परिसीमन में जयराम महतो फेवर में है। परिसीमन में उनका कहना है जाति जनगणना का हम फेवर करते हैं, जाति जनगणना का फेवर जेएमएम कर रही है। जाति जनगणना के बहुत बड़े पक्षधर रहे पुरानी पार्टी कांग्रेस, स्पष्ट हम कर रहे हैं श्रीमान। कभी आज आजसू भी पक्षधर में है और जेएलके भी पक्षधर बनी हुई है कि नहीं जाति जनगणना होनी चाहिए। जैसे जाति जनगणना हुई, एक बात तो तय है, झारखंड में महतो का समीकरण और महतो की राजनीतिक समीकरण, महतो का राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से बदल जाएगा और एक बड़ा स्पेक्ट्रम उनके लिए सामने खुलेगा। बड़ा स्पेक्ट्रम सामने खुलेगा। बीजेपी की भी नजर जाएगी, आजसू का तो ऑलरेडी नजर है, जेएलके उसी के आसपास में है। अब कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि जब यहां की राजनीति में एक नया चमक दमक और एक नया एहसास कराना चाहते हैं तो श्रीमान आपको फिर झारखंड के उन जातियों को जो लंबे समय तक एक तरफे ढंग से छोड़ दिया जाता था उस पर नजर डालना पड़ेगा। क्योंकि जेएमएम के सामने अगर खड़ा होना है उन 28 सीट को लेकर, जहां पर वो ऑलरेडी रिजर्व है, जिसमें से इस बार केवल 1 सीट निकाल पाई चंपई सोरेन की सीट बीजेपी, बाकी सीटों पर तो ध्यान रहेगा। क्योंकि यह राजनीतिक है, केवल जाति जनगणना परिसीमन तक वो नहीं टिकेंगे, उनको चाहिए जीत। और जीत का आधार कैसे बनेगा? परिसीमन में मैंने एक बात आपको स्पष्ट कर दिया कि श्रीमान अगर सीटों की संख्या अगर आप 3 लाख के आसपास से डिवाइड करके लेकर चलते हैं तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मिनिमम नियर अबाउट आप मान के चलिए 110-120 के आसपास तक मैक्सिमम जा सकता है। महतो समीकरण मजबूत स्थिति में आएगा। एससी एसटी की दावेदारी हो सकता है वैसे क्षेत्रों में जहां पहले से जनरल कोटा में या ओबीसी के कैंडिडेट ज्यादा खड़े होते थे, वहां हो सकता है कुछ क्षेत्र बढ़े। अब यह कवायद क्या होगा, परिसीमन इस पर कितना, परिसीमन आयोग इस पर कितना संजीदा है, क्योंकि ड्राफ्ट तो मुझे लगता है ऑलरेडी बना, लेकिन कुछ चीजों का हवाला देकर अभी तक इसको रोका गया। अगर कोरोना काल की बात कर लें तो लंबा समय 2-3 वर्षों का जो राजनीतिक हिचकोले लेने का वो पीरियड रहा, किसी तरह से राज्य और देश के अंतर्गत विकास की राजनीति की गई। लेकिन अब आया 2024 का विधानसभा का चुनाव के बाद 2025 में बिगुल बजा देना है, क्योंकि जाति जनगणना को ही आधार बनाना है और इसी जनगणना के आधार पर परिसीमन तय करेगा कि आयोग रूपी चीजों से किन सीटों को रिजर्व करे और किन को नॉन रिजर्व करे। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना तय है, राजनीतिक उदय उन सारी पार्टियों को होने जा रहा, राजनीतिक विकल्प उन जातियों में भी तलाशा जाएगा जिन्हें अनदेखा किया जाता था, जिनमें राजनीतिक परिशिष्ट का एहसास नहीं हो पाता था। बहुत बहुत धन्यवाद। ज्वार झारखंड आप सभी को। परिसीमन का आपके साथ आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके लिए परिसीमन आयोग के जब तक सिस्टम और नीति आयोग को प्लेटफॉर्म पर लाकर ड्राफ्टिंग कमेटी लाकर रख नहीं देती है तब तक ये करना अभी
मुझे लगता है जल्दबाजी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। चाहे जो भी हो, इतना तय है विकास की परिपाटी ही परिसीमन का आधार हो। जाति जनगणना भी अगर हो तो उसके पीछे का एक ही मकसद हो, लोक कल्याणकारी और विकास। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।